चलिए नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके बीच आया हूँ। हिंदी का 12th हिंदी का ज़बरदस्त चैप्टर लेकर कड़बक पहला कविता लेकर आया हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप समझ लीजिए कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि YouTube पर पहला बार इतना बेहतरीन व्याख्या आपको करके समझाया जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज अगर तुम पूरा वीडियो को मेरे साथ देखोगे, मैं गारंटी लेता हूं व्याख्या प्लस इसका जो परिचय है सब छाट कर एकदम बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन पहले एक बार आप दिल से शेयर कर देंगे, एकदम प्यार से शेयर कर दीजिए। हमारे जो भी 12th क्लास का विद्यार्थी इनको प्यार से देखिए और मजा आने वाला है। पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार कि अपना ग्रुप में अधिक से अधिक फैलाएं और इतना फैला दें कि आपको जब पढ़ ले और मजा आना एकदम अनिवार्य है। आपको भी मजा आएगा, अपने दोस्तों के पास आप शेयर कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं पढ़ाने पर चलता हूँ। बस एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़कर विनती है कि आप एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। मजा आएगा तो एक बार आप कमेंट अच्छा से करेंगे। लिखा हुआ चैप्टर का नाम कड़बक, मतलब 12th हिंदी का ये पहला चैप्टर है जो कड़बक है। यह एक कविता है जिसे लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। एक बार पढ़ पढ़ के याद करते चलना है कि चैप्टर को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। याद हो गया? बताओ चैप्टर को किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण धारा, याद कर लेना कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन धारा? तो मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण धारा और प्रेम मार्गी शाखा के कवि, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मतलब मोटा मोटी समझिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, निर्गुण धारा के कवि हैं और प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, निर्गुण धारा के कवि हैं और प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कोई दिक्कत है ना? बस एक बार आप आराम से अगर पढ़ते चलोगे तो तुम्हें पूरा याद होते चलेगा। बउआ रे, आगे लिखा हुआ जन्म 15वीं सदी में, शादी नहीं यहाँ सदी हो जाएगा, 15वीं सदी 1492 ईस्वी में हुआ था। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म, एक बार दिल से पढ़ लीजिए, आप आराम से समझ लीजिए। 15वीं सदी में 1492 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ था। ये सब अनुमानित रहता है। चला, ये अनुमानित का मतलब होता है इसका फिक्स डेट नहीं रहता है, कभी कोई किताब में कुछ भी दे सकता है। निवास स्थान जायस नगर, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। एक बार बोल मेरे साथ, कौन नगर? जायस नगर। एक बार खाली सुनोगे बढ़िया से याद हो जाएगा। और YouTube पर तो खैर मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इतना बेहतरीन व्याख्या आपको पहला बार मिलने वाला है। पूरा वीडियो को आप देखो, उसके बाद आप तुलना किसी से करना। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। चला जी, लिखा हुआ है कि जायस नगर, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। जायस नगर, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। कहता है पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज, है ना। पढ़ो एक बार, पिता का नाम, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ जहांगीर। मतलब पिता का ये उपनाम था और ये नाम था। कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं दो दो गो पिता था, ऐसा कोई बात नहीं है ना। पिता एक ही है, नाम दो रखा गया है। एक मलिक कहता, उन्हीं का नाम है मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ जहांगीर। कोई दिक्कत? यहां तक आपको एकदम प्यार से समझ में आ गया होगा। बस आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उससे मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा और धीरे धीरे पीडीएफ का ग्रुप बना दूंगा। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। गुरु जो है सूफी संत शेख महोदी, है ना, गुरु का नाम है सूफी संत शेख महोदी और सैयद अशरफ जहांगीर, है ना, सैयद अशरफ जहांगीर। कोई दिक्कत है? सॉरी, वहां पर जो आप देख रहे थे, माफ कीजिएगा, ये अशरफ तक ही रहेगा शायद, ये नहीं था, है ना। आप आगे आ जाइए, सैयद अशरफ जहांगीर, यहां आएगा सैयद अशरफ जहांगीर, उनका गुरु का नाम था। कहता है सूफी संत शेख महोदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनका गुरु का नाम है। थोड़ा सा समझना, छोटे उम्र में वह अनाथ हो गए थे, है ना। अनाथ का सामना करना पड़ा था छोटे सा उम्र में। कड़बक जी छोटे से उम्र में क्या हो गए थे? अनाथ हो गए थे। क्लियर है?
कड़बक जी छोटे से उम्र में अनाथ हो गए थे, इसलिए उनका जीवन साधु और फकीर के साथ बीता, है ना। कल का कह रहा है कि कड़बक जी जो है छोटे से उम्र में अनाथ हो गए थे, इसलिए उनका जीवन साधु और फकीर के साथ बीता। कहता है चेचक रोग के कारण रूपहीन हो गया। बताओ, क्वेश्चन आएगा कौन रोग के कारण रूपहीन हो गया, तो आपको याद रखना है कि चेचक रूप के कारण चेचक रोग के कारण रूपहीन हो गया था, जिससे बाएं आंख से दिखाई नहीं देता था और बाएं कान से सुनाई नहीं देता था। चेचक रोग के कारण रूपहीन हो गया था, जिसे बाएं आंख से, गौर कीजिएगा, जिसे बाएं आंख से दिखाई नहीं देता था और बाएं कान से सुनाई नहीं देता था। एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कभी मिस नहीं होने वाला है। कड़बक को आप एकदम बारीकी से समझ लोगे, मजा आने वाला है आपको। दिल से शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देख लीजिएगा। कहता है इनका कृतियां है पद्मावत। याद करने ना, पढ़ लेना एक बार, थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए, परिचय को आपको जानना चाहिए, उसके बाद आपको व्याख्या पढ़ने में मजा आएगा। पूरा वीडियो को देखिए, मजा आने वाला है। अखरावट, आखिरी कलाम किताब का नाम है, चला, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, मसलानामा, कोई दिक्कत है, कहरानामा और मसलानामा ये किताब का नाम है। एक बार और पढ़ लीजिए। इनका कृतियां जो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, है ना, कहता आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा ये किताब का नाम है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग आएंगे व्याख्या पर। पहले इतना आपको अगर क्लियर हो गया, ये परिचय था आपका। परिचय पर आपको थोड़ा सा गौर करना है, ध्यान देना है, एक दो बार रिपीट करके वीडियो को देखना है, स्पीड करके वीडियो को देखना है। उसके बाद आपको मैं जो पढ़ाने वाला हूं गजब है, समझते चलना मेरे साथ। एकदम पूरा, एकदम बारीकी से पूरा लिख दिया हूं, अर्थ सहित लिख दिया हूं, इसलिए मैं बताया कि शायद यूट्यूब पर पहला बार इतना बेहतरीन से आपको पढ़ाया जाएगा। और दिल से अगर आपको अच्छा लगेगा तो दिल से दुआ दीजिए, दिल से एक बार शेयर कर दीजिए, शिद्दत से शेयर कीजिए, प्यार से शेयर कीजिए। लिखा हुआ एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जे कभी सुनी। बढ़िया लाइन है। कहता है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी और सोई विमोह जे कभी सुनी, चांद जयस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। देखिए लाइन बड़ा अच्छा है, एकदम शानदार लाइन है। मैं एकदम छोटा छोटा लाइन तोड़ तोड़ कर आपको हिंदी कर करके समझाने वाला हूं, क्योंकि कविता जिसको पढ़ाने आ गया चला, चाहे कविता जो पढ़ लिया है अच्छा से, वो बिहार बोर्ड में बहुत बेहतर नंबर ला सकता है। कहता है एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जे कभी सुनी, चांद जयस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। अब देखो मैं इसका हिंदी करने वाला हूं। पहले आप देखिए, नयन मतलब होता है आंख, और गुनी मतलब होता है गुणवान, सोई मतलब होता है यहाँ, है ना, यही, वही 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 होता है इसका हिंदी। विमोह मतलब मोहित, और जय मतलब जिसने। देखो अब देखो क्या कहता है, और है थोड़ा सा। विधि मतलब होता है ईश्वर, अवतार मतलब उतारा, दिन मतलब होता है दिया, दाग मतलब होता है, कलंक मतलब होता है दाग। कोई दिक्कत है? बस पहले इतना आपको समझ में आना चाहिए, और इसका आपको पूरा अर्थ देखिए, मैं हिंदी बोल रहा हूं, समझिएगा। कहता है एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, कहता है मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख के हैं, लेकिन बहुत गुणवान है। फिर से हिंदी बोलो मेरे साथ, बोल के याद करो इसको, कि मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख के हैं, लेकिन बहुत क्या है? गुणवान है। सोई विमोह जे कभी सुनी, सुनी मतलब होता है सुनना, और जो भी इनका कविता को सुनता है वह विमोहा हो जाता है, मतलब विमोहित मतलब मोहित हो जाता है। एक बार फिर से लाइन को पढ़ो। कहता है एक आंख कवि मलिक मोहम्मद जैसी कै आंख का है? एक आंख का है, लेकिन वह बहुत क्या है? गुणवान है, और जो भी इनका कविता को सुनता है वही क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है।
है ना। मतलब जो भी इनका कविता को सुनता है वह क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। लाइन का हिंदी बनाना आप सीख लीजिए कि क्या हिंदी होता है। चांद जयस जग विधि अवतारा, कहता है इस धरती पर मुझे ईश्वर ने चांद के जैसा उतारा था। कभी कह रहा है कि इस धरती पर मुझे ईश्वर ने किसके जैसा, चांद के जैसा उतारा था। कहता है दिन कलंक कीन उजियारा, भले मुझे दाग दिया है लेकिन दाग होते हुए, मतलब कहता है दिन कलंक कीन उजियारा, कहने का मतलब है कि चंद्रमा में दाग है। बोलो एक बार, चंद्रमा में दाग है लेकिन दाग होते हुए अपना प्रकाश पूरा दुनिया में फैला रहा है। देखो कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि मुझे प्रभु किसके जैसा, चांद के जैसा धरती पर उतारा था। चंद्रमा में जिस प्रकार दाग है उसी प्रकार मुझ में भी दाग है, और जिस प्रकार चंद्रमा अपना प्रकाश को पूरा दुनिया में फैला रहा है उसी प्रकार मुझ में दाग होते हुए भी मैं अपना कृतियां का प्रकाश पूरा दुनिया में फैला रहा हूं। कभी कहना चाह रहा है कि दाग और कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास अगर क्वालिटी है तो आप बिखर जाएंगे, मतलब पूरा निखर जाएगा आपका क्वालिटी। तो कभी कह रहा है कि जिस प्रकार उसमें दाग है उसी प्रकार मुझ में भी दाग है, दाग होते हुए मैं अपना कृतियां का प्रकाश पूरा दुनिया में क्या कर रहा हूं, फैला रहा हूं। आगे कह रहा है जग सूझा एक ही नैनाहा, सूझा मतलब होता है देखना, एक ही नैनाहा, मैं जग मतलब होता है संसार चला। कहता है मैं एक ही आंख से पूरा दुनिया को भली भांति देख सकता हूं। पढ़ के एकदम हिंदी बनाना सीख लो। ये लाइन जब पढ़ो ना चला, गौर करो, एकदम हिंदी बना लो कि कैसे हिंदी इसका बनेगा। कहता है जग सूझा एक ही नैनाहा, इस दुनिया में, है ना, कहता है मैं इस दुनिया को एक ही आंख से भली भांति देख सकता हूं। मैं इस दुनिया को एक ही आंख से भली भांति क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। उबा सुख यस नक्तन माहा, है ना, उबा सुख यस नक्तन माहा, कहता है जिस प्रकार जब शुक्र नक्षत्र उगता है, शुक्र नक्षत्र के बीच, मतलब सभी तारे के बीच जब शुक्र नक्षत्र उगता है, इसको ऐसा लिख लो कि सभी तारों के बीच जब कौन नक्षत्र, है ना, शुक्र नक्षत्र, जब शुक्र तारा उगता है, शुक्र नक्षत्र में, नक्षत्र के बीच जब शुक्र तारा उगता है, नक्षत्र के बीच जब शुक्र तारा उगता है तो सारे तारे फीके पड़ जाते हैं, सारे तारे फीके पड़ जाते हैं। लाइन को फिर से बनाओ, नहीं बना आपका लाइन, क्या है बताओ। कहता है इस दुनिया को मैं एक ही आंख से भली भांति देख सकता हूं, इस दुनिया को मैं एक ही आंख से भली भांति क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। कहता है उबा सुख यस नक्तन माहा, है ना, कहता है जिस प्रकार नक्षत्र के बीच शुक्र तारा जब उगता है तो सारे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार, या तुलना कर रहा है कभी, उसी प्रकार जब मेरा कृतियां निकलता है, मेरा रचना आता है तो सारे कभी क्या पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। एकदम बहुत शानदार तरीका से लिखा हुआ है। कहता है जौ लही अम भी डाब ना होई, तौ लही सुगंध बसाई ना सोई, है ना, कितना अच्छा लाइन है। कहता है जौ लही अम भी डाब ना होई, तौ लही सुगंध बसाई ना सोई, बहुत अच्छा लाइन है। कहता है जब, जौ लही का मतलब हो गया जब तक, आम भी मतलब हो गया आम में, डब मतलब मंजरी, अभी आम मंजर रहा है ना, जब तक, है ना, गौर कीजिएगा समझिएगा। कहता है जब तक आम में मंजरी नहीं आता तब तक उस पेड़ में सुगंध नहीं आता। कभी कहना चाह रहा है जब तक आम में मंजर नहीं आता या मंजरी नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। ये लाइन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे आता है जानता है चला, ऐसी 2 4 लाइनियां दे देगा इस प्रकार और कहेगा इसका व्याख्या लिख दो। 4 नंबर का 2 आएगा चला जी, और जानता है 8 नंबर का रहेगा। तो आपको बेहतरीन ढंग से देखना है। कहता है जौ लही अम भी डाब ना होई, तौ लही सुगंध बसाई ना सोई, जब तक आम में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। क्लियर है, याद हो गया होगा, है ना चला। हाँ, मतलब कहने का मतलब है जब तक आदमी में गुण नहीं होता है, जब तक उसे कोई पूछने वाला नहीं होता है। आगे आ जाइए। किन मतलब क्या, किन्र समुद्र पानी जो खारा, कहता है समुद्र की पानी
खारा है, बोलो समुद्र का पानी खारा है, तव अति भये असूझ अपारा, इसलिए वह असूझ और अपार हो गया है। समुद्र की पानी खारा है, मतलब उसे कोई पी नहीं सकता। समुद्र की पानी क्या है? खारा है, इसलिए तो वह असूझ और अपार है। मतलब उसे असूझ मतलब होता है कोई देख नहीं सकता, अपार मतलब कोई नाप नहीं सकता। कहने का मतलब उसमें तो एक गुण है ना कि समुद्र का पानी खारा है, तब हुआ असूझ और क्या है? अपार है। तो इसको एकदम नॉर्मल हिंदी बना लेना कि समुद्र का पानी खारा है, इसलिए हुआ असूझ और क्या है? अपार है। कहता है जौ सिमेरु तिरछुल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाश, है ना। आराम से देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है जौ सिमेरु तिरछुल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाश। बहुत अच्छा लाइन है। हिंदी समझने का प्रयास करेंगे। सिमेरु मतलब होता है सिमेरु पर्वत, है ना। त्रिशूल मतलब होता है त्रिशूल, है ना। कहता है विनाशा मतलब होता है नष्ट किया जाना, और कंचनगिरी मतलब होता है सोने का पर्वत, और आकाशा मतलब होता है आकाश, है ना। तो अब समझिए इस कहना क्या चाह रहा है, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है। कहता है जब तक सिमेरु पर्वत को शिव जी, यहां पर लाइन को मैं जोड़ रहा हूं अपना ढंग से समझना। कहता है जब तक सिमेरु पर्वत को शिवजी अपने त्रिशूल से विनाश नहीं किए, एक बार फिर से याद करो, जब तक सिमेरु पर्वत को शिवजी अपने त्रिशूल से विनाश नहीं किए, जब तक सिमेरु पर्वत को, है ना, जब तक सिमेरु पर्वत को शिवजी अपने त्रिशूल से विनाश नहीं किए, तब तक वह शुद्ध सोना का नहीं हुआ, तब तक वह पर्वत शुद्ध सोना का नहीं हुआ। मतलब जब तक शिव जी अपने त्रिशूल से सिमेरु पर्वत को विनाश नहीं किए थे, तब तक वह शुद्ध सोना का पर्वत नहीं हुआ था। आगे कहता जौ लही घरी कलंक ना पारा, काच होई नहीं कंचन कारा। पढ़ो एक बार, जौ लही घरी कलंक ना कारा, है ना, पारा, काच होई नहीं कंचन कारा। कहता है जब तक सोने को पात्र में कच्चे धातु को गलाया नहीं जाता, है ना, कच्चे धातु को गलाया नहीं जाता, कोयला का मतलब कच्चा धातु, यहां पर अर्थ ले लीजिए, जब तक वह कच्चा धातु शुद्ध सोना का नहीं होता। फिर से समझिए, जब तक सोने को गलाने वाले पात्र में, पात्र मतलब होता है बर्तन, कहता है जब तक कच्चे धातु को सोने के पात्र में गलाया नहीं जाता, तब तक वह शुद्ध सोना का नहीं होता। पहले उसे सोने के पात्र में गलाया जाता, अरे मिट्टी जो पात्र आता है उसमें गलाया जाता है, तब तक वह शुद्ध सोना का नहीं हुआ, जब तक उसे गलाया नहीं गया। कहता है एक नयन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाऊ, है ना, सब रूपवंत गई मुख जो वही कई चाऊ, है ना। बढ़िया लाइन है, समझ लीजिए इसको। कहता है एक नयन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गई मुख जो वही कई चाऊ। ये कहना चाह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख के हैं, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख के हैं, लेकिन वह निर्मल मतलब वह दर्पण के तरह एकदम साफ है ना, स्वच्छ और निर्मल है। मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख का है, लेकिन दर्पण के तरह स्वच्छ और क्या है? निर्मल है। सब रूपवांत गई मुख जो वही कई चाऊ, और ये कह रहा है सभी रूपवान लोग इनके मुंह को एक बार बड़ा चाव से देखना चाहता है, बड़ा दिल से इसका मुंह को देखना चाहता है, गुण के कारण। सभी रूपवांत लोग इनके गुण के कारण, है ना, गुण के कारण इनका मुंह को एक बार देखना चाहता है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्या में एकदम शानदार तरीका से आपको समझ में आया होगा। अगर दिल से इसको पढ़ा होगा तो मजा आने वाला है। ये पार्ट 1 हुआ कड़बक का, पार्ट 1, ठीक है। इतना पहले आप हिंदी निकाल कर आराम से हिंदी को देखिए, एक बार किताब निकाल कर अपने से हिंदी करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं जो अगला पार्ट 2 लेकर आऊंगा। पहले एक बार दिल से इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को जो नया लड़के हैं, और मैं मिलता हूं आपसे अगला वीडियो में। थैंक यू। मैं मिलता हूं आपसे अगला वीडियो में फिर।